आज हम लोग 10वीं वर्ग का जो चैप्टर है धातु अधातु केमिस्ट्री का उसको पूरा करेंगे। हालांकि इसका भाग 1 जो है वह मतलब अभी अपलोड किया जा चुका है और भाग 2 में जो है ठीक है ना, उस दिन बात हो रही थी तब तक हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह सीखने लगे, अणु सूत्र की रचना सीखने लगे। तो जो 9वीं वर्ग का मतलब पॉइंट था, लेकिन फिर भी उसको डीपली तरीके से समझने की जरूरत पड़ी, इसलिए उसको समझाना पड़ा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से संयोजी इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या किया गया कि मतलब जोड़ करके अणु सूत्र की रचना की गई। ठीक है, ठीक है जी मुशर्रफ जी, सब ठीक है ना? चलिए तो आते हैं आयनिक यौगिक। अब यहाँ जो है जो रचना हुई थी Na की और Cl की, Na और Cl जो आपस में मिलकर के जो बंधन बनाए थे जिसके माध्यम से NaCl का निर्माण हुआ था, वह जो है वह आयनिक यौगिक था। क्या था? आयनिक यौगिक। क्यों? क्योंकि आयनों का आदान प्रदान हुआ था। किसका आदान प्रदान हुआ था? आयनों का। आयन अर्थात जो आवेश था, मतलब जो इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन को जैसे कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया था किससे? सोडियम से, और उन आयनों के निर्माण के कारण इधर भी अष्टक पूर्ण हो गया था और उधर सोडियम ने भी एक मतलब अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया था, तो उधर भी अष्टक पूर्ण हो गया था। कल बात हुआ था ना इस विषय पर जी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ देखिए एक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो त्याग दिया तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया। फिर यहाँ जो 7 है इसके पास, इसने एक इलेक्ट्रॉन जो यह ले लिया तो इसका अष्टक यहाँ पे पूर्ण हो गया। अर्थात सोडियम धनायन में हो गया और क्लोरीन ऋणायन में हो गया, और ये दोनों के आयनों के मिलने से किसका निर्माण हुआ? NaCl का निर्माण हुआ। इसीलिए इस तरीके के यौगिक को हम क्या बोलते हैं? NaCl के यौगिक को क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक बोलते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत आ रही यहाँ तक? बात मतलब समझ में आप लोग को? ठीक है ना? चलिए, तो वही जो है आपको यहाँ पे सबसे पहला है आयनिक यौगिक। क्या है? आयनिक यौगिक। तो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और मजबूत रूप से स्थिर वैद्युत बल बनाते हैं। अब स्थिर वैद्युत बल्ब की जो बात हो रही है, स्थिर वैद्युत बल्ब की जो, तो इस तरीके से आपने देखा कि आयनों के आवेशों के आदान प्रदान से मतलब क्या है कि एक दूसरे के आकर्षित करते हैं और मजबूत रूप से बंधे रहते हैं। और स्थिर वैद्युत बल की जो बात की जा रही है, यह क्या है कि एक ऐसा विद्युत बल जो स्थिर हो जाता है। अब यहाँ पे Na और Cl में जो बल लगा हुआ है वो अब स्थिर हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसकी अष्टक पूर्ण हो चुकी है। किसी को दिक्कत? और स्थिर वैद्युत बल को और अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए 9th का परमाणु अणु नामक चैप्टर पढ़ना होगा। मैं आपको शुरू से बोल चुका हूं, और ये जो मतलब धातु है अधातु के जितने भी भाग बने हुए हैं उसमें कई बार बोला गया कि जो 9th के परमाणु अणु नामक चैप्टर को अच्छे से पढ़े होंगे उन्हीं को 10th का जो है धातु नामक चैप्टर जो अच्छा से समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकता है। समझ रहे हैं बातों को? तो परमाणु अणु अब कल से चलेगी। अब धातु जो है आज चल गया, आज फाइनल करके कल से हम परमाणु अणु की बात करेंगे। तो आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि आप उसमें भी दोनों क्लास को कंबाइन करके सिर्फ परीक्षा में नंबर के दृष्टिकोण से ना पढ़ के आप समझ के दृष्टिकोण से और समझदारी के दृष्टिकोण से पढ़ना सीखिए कि आपको कितना जानकारी हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे आपने देखा कि दो आयनों के आदान प्रदान से जो स्थिति बनी, जो सूत्र बना, उस यौगिक को जो यौगिक बनी उसको क्या बोलेंगे? आयनिक यौगिक बोलेंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत? आगे चले। चलिए, अब आयनिक यौगिक के क्या गुण धर्म है, मतलब ये आयनिक यौगिकों के क्या क्या गुण हो सकते हैं? ठीक है ना? तो सबसे पहला गुण, ये भौतिक मतलब जो प्रकृति होती है इसकी, भौतिक का मतलब समझते हैं क्या होता है? नहीं समझते हैं? भौतिक का मतलब बाहरी, भौतिक का मतलब बाहरी, मतलब बाहर की जो इसकी प्रकृति होगी, मतलब जो आयनिक यौगिक बनेगा जैसे कि NaCl जो बना है वो भौतिक रूप से वह कैसा होगा, बाहर से वह कैसा होगा। किसी को दिक्कत? तो देखिए, बाहर से वह या ठोस वह कुछ कठोर होंगे, मतलब आयनिक यौगिक जितने बनेंगे, जितने NaCl जैसे रचनाएं बनेंगी, जो भी अणु बनेंगे, जो सूत्र बनेंगे, वो सब के सब क्या होंगे? वह ठोस होंगे और कठोर होंगे। ठीक है, ये सामान्यतः भंगुर होंगे। भंगुर मतलब ठोस होंगे, कठोर होंगे, लेकिन भंगुर का मतलब जैसे कि कोई चीजें नहीं होती हैं कि जिसको अगर उस पर अगर चोट मतलब किया जाए, जैसे कि उसको अगर दाब अगर चढ़ाया जाए या उसको मतलब ठोका जाए या पीटा जाए, तो वह क्या होगा कि अगर टूटेगा तो टूट करके कण के रूप में, रावा के रूप में हो जाएगा।
समझ रहे हैं। तो उन चीजों को भंगुर पदार्थ कहा जाएगा। मतलब भंगुर जैसे कि कोयला है, कोयला को थोड़ी यूरिया का ढेला होता है उसको मानते हैं। हाँ, यूरिया का जो पूरा पूरा जो मतलब किसी कारण जो है यूरिया के बोरे में हवा प्रविष्ट कर जाता है या जल प्रविष्ट कर जाता है, जिसके कारण जो यूरिया जो है एक क्या है कि ढेले के रूप में ठोस ठोस रूप में हो जाता है। और जब आप उसको तोड़ते हैं तो वो भंगुर होता है, एकदम अलग अलग कण में फिर अलग अलग टूट जाता है। समझ रहे बातों को। तो उसको हम लोग भंगुर बोलते हैं। तो जो भी आयनिक यौगिक बनते हैं वे क्या होते हैं कि ठोस होते हैं, कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। देखिए यहीं पे आपको पॉइंट याद हो जाएगा, कंटेंट यहीं पे आपको समझ, आपकी जो कॉन्सेप्ट हुए, आपकी जो सोच है वो यहीं पे तैयार हो जाएगी। अब यहाँ से सवाल बन जाएगा, सवाल बन जाएगा यहाँ से। कैसे बनेगा? सवाल में कहा जा सकता है कि आयनिक यौगिकों की इनमें से कौन सा गुण आयनिक यौगिक का है? ऑप्शन ए द्रव, ठोस, गैस, इनमें से कोई नहीं। क्या कहिएगा? ठोस। समझ रहे बात? इनमें से कौन सा गुण आयनिक यौगिक का है, मतलब भंगुर होते हैं कौन? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, मतलब आयनिक यौगिक, स्वसंयोजन यौगिक, स्वबंध यौगिक। तो क्या कहिएगा? आयनिक यौगिक। तो यहाँ से सवाल बन जाएगा, बशर्ते आपको यह पता होना चाहिए। आप देखिए गलनांक और कथोनांक, क्या गलनांक और कथोनांक आपको जो हम चैप्टर पढ़ाए थे, मतलब बेसिक जब पढ़ा रहे थे बेसिक रसायन, तो हमने आपको उसमें बोला था कि जो जो शब्द इसमें है वे शब्द हमेशा आपसे मिलते रहेंगे। तो कथोनांक आपने पढ़ा था, सॉरी गलनांक आपने पढ़ा था, और कथोनांक पढ़ा था कि वह तापमान जिसके माध्यम से कोई पदार्थ गलने लगता है वह उस पदार्थ का क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। तो गलनांक एवं कथोनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं कथोनांक बहुत अधिक होता है। जो आयनिक यौगिक होते हैं उसके कथोनांक और गलनांक क्या होते हैं? बहुत अधिक होते हैं। होंगे क्योंकि ये विपरीत आवेशों के आपस में बंधने से हो रहा है, तो इसलिए इसके गलनांक और कथोनांक क्या होंगे? अधिक होंगे। समझ रहे हैं बातों को ना? इसका बेसिस भी समझते रहिए, जो बातें हो रही है उसके बेसिस है। क्यों अधिक होंगे? क्यों गलनांक और कथोनांक अधिक होगा? क्योंकि यह स्थिर वैद्युत बल के द्वारा जुटा हुआ है और ठोस में है, और आयनों के आदान प्रदान से बहुत मजबूती से जुटा हुआ है, इसीलिए जल्दी से गलेगा भी नहीं और जल्दी से यह मतलब वाष्प का भी रूप नहीं लेगा। कथोनांक का मतलब सुन रहे हैं ना? आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? चलिए, तो अब आ गया घुलनशीलता। ठीक है, क्या होगा? घुलनशीलता। तो अब यह घुलनशीलता का मतलब ये घुलता कहाँ है, कैसे कैसे घुलता है? सुन रहे बातों को? जैसे घुलनशीलता समझते हैं, जैसे कि नमक जो है पानी में घुल जाता है, चीनी जो है पानी में घुल जाता है, वगैरह वगैरह। तो इसकी घुलनशीलता क्या होती है? मतलब जो आयनिक यौगिक यानी Cl जैसे यौगिक जो बने होते हैं उसकी घुलनशीलता क्या होती है? तो उसकी घुलनशीलता यह होती है कि जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। जल में तो आयनिक यौगिक घुल जाते हैं, लेकिन केरोसिन में और पेट्रोल में आप इसे नहीं घुला सकते हैं। ठीक है, किसी को दिक्कत? यहाँ भी सवाल बन सकता है कि आयनिक यौगिकों को केरोसिन में घुलाया जा सकता है? नहीं। क्या आयनिक यौगिकों को पेट्रोल में घुलाया जा सकता है? नहीं। इनमें से कौन सा वह पदार्थ है, विलायक है, जो आयनिक यौगिकों को घुला सकता है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी डीजल, ऑप्शन डी केरोसिन। क्या होगा आंसर? तो समझ रहे हैं बात को? तो इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके क्या है कि मतलब कंटेंट इसको बोला जा सकता है, और इसके ऊपर सवाल बन सकता है। यदि आपका कंटेंट क्लियर है और सही कंटेंट के हिसाब से आपके कॉन्सेप्ट अगर सही बने हैं, सोच आपका सही बना है किसके विषय में? आयनिक यौगिक के विषय में, तो आयनिक यौगिक से जुड़ी हुई हर प्रकार के सवालों का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। और यदि आपका क्या है कि कॉन्सेप्ट सही नहीं बन पाया है तो आपको दिक्कत होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को सही बनाना सीखिए और कंटेंट को सही तरीके से देखना सीखिए। विद्युत चालकता। अब विद्युत के चालन में आने के क्या क्या योगदान है? तो जलीय विलयन और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं और ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। जो NaCl जो प्राप्त हुआ है यदि ठोस रूप में है तो उसमें विद्युत का चालन नहीं होगा, लेकिन वह किसी रूप से अगर उसको गला दिया गया या वह द्रव रूप में हो गया या जल के रूप में हो गया तो उसमें विद्युत का चालन मतलब करता है, ठोस रूप में नहीं करता है। और जलीय विलयन या गलित रूप में विद्युत का चालन करता है। किसी को दिक्कत? चलिए, अब आते हैं धातु की प्राप्ति, जिसे हम लोग धात्विकी भी कहते हैं। अब धातु प्राप्त कैसे होता है? धातु में क्या क्या आपने देखा? धातु में Fe, लोहा, सोना, एल्यूमिनियम वगैरह इस सब चीजों को हमने देखा। इसके अलावा जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी धातु देखे हैं।
देखे है ना कि वैसे तत्व जिस जिस जो क्या हो धन आयन हो, जो क्या हो धन आयन हो, वह धातु होता है। बात हुआ ना इस मुद्दे पर। जैसे कि सोडियम की बात हुई थी सोडियम की बात, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बन रहा था, 2। देखिए कहीं से घूम के आइएगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे आइएगा, इसलिए सबसे बेस है। इसीलिए हम 2 दिन 3 दिन से आप लोग को लगातार इसी के ऊपर प्रेशर दे रहे हैं। अब आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। 8 1, तो यह तो एक ऐसा धातु है जो अपना एक मतलब इसके लास्ट में एक बचा हुआ है ना, तो यह एक किसी को देगा ही। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 7 लेना किसी से आसान है कि एक दे देना आसान है? एक देना आसान है। मतलब यह एक देने वाला है। एक क्या है, यह देने वाला है, दाता है। तो जब यह दाता है तो यह प्लस होगा। क्या होगा? प्लस। जब यह प्लस होगा तो क्या होगा? धातु होगा। जो भी प्लस में आता है वह क्या होता है? धातु होता है। तो अब आपको कोई तत्व अगर दे दिया जाए और पूछा जाए कि दिया गया तत्व जो है धातु है कि अधातु, आप पहचान करें तो कैसे पहचान करिएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा। यदि वह उसकी संयोजकता जो होगी वह देने वाली होगी तो आप क्या कहिएगा कि वह धातु है, और वह लेने वाला होगा तो क्या होगा? अधातु होगा। आ रहा है समझ में? तो ये जो बात हमने बताया यह किस आधार पर हुआ? रासायनिक संरचना के आधार पर हुआ। मतलब रासायनिक संरचना या बनावट के आधार पर हम समझ पाते हैं कि वह धातु है कि अधातु है। और ऐसे तो हम आपको कुछ दिन पहले वीडियो के पहले भाग में हमने क्या बताया था कि जिसमें चमक हो वह धातु है, जो टन टन की आवाज निकलता है धातु है, जो विद्युत का चालन करता है धातु है, बताया था। तो ये जो बातें की गई थी कि जो जिसमें चमक हो, जो टन टन की आवाज करता हो, ये जो बातें की गई थी यह भौतिक रूप से की गई थी। बाहरी अवस्था को देखिएगा। अगर आप किसी चीज को देखिएगा तो देखने से उसकी चमक पता चलेगा, उस पर ठोकने से उसकी आवाज पता चलेगी। तो यह भौतिक अवस्था हो गया। लेकिन अभी जो हमने बात बताया यह कौन अवस्था है? रासायनिक अवस्था। इसीलिए 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक धातु और अधातु के बीच भौतिक रूप से अंतर बताना था, और दूसरा तरीके सवाल बनता है कि धातु और अधातु के बीच रासायनिक तरीके से अंतर बताना है। समझ रहे बात को? तो जो भौतिक अवस्थाओं में जो बात हो रही है वो भौतिक रूप है, और जो रासायनिक अवस्था में जो बात हो रही है वह रासायनिक रूप है। तो यहाँ जो ये धातु जो मिला है, यह धातु आखिर प्राप्त कहाँ से होता है? अभी ये मुद्दा है। आपने सुना होगा कि कोयले का खान है झारखंड में, सुना है? लोहे के खान है मतलब किसी जगह पर कर्नाटका में या कहीं भी, मतलब जो भी हो, मतलब किसी जगह पर इसकी खान है उसकी खान है, मतलब यह आवाज सुने हैं ना इस मुद्दे को। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि खनिज रूप में पृथ्वी के अंदर उपस्थित तत्वों और यौगिकों को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज है जहां जहां लोहा पाया जा रहा है वो लोहे का वहां पे खनिज है। धरती के अंदर, जमीन के अंदर लोहा है। तो जैसे कि हम लोग जो लोहे का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ जो इस फैन में जो लोहा लगा हुआ है या इस दरवाजे में जो लोहा लगा हुआ है, क्या ऐसे निकलता होगा जमीन के अंदर से? नहीं, ऐसे इस रूप में इसको ढालना पड़ता है। ठीक है, समझ रहे बातों को? तो आप खनिज में क्या समझे कि पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को क्या बोलते हैं? खनिज कहते हैं। मतलब पृथ्वी में, भूपृथ्वी में, भूमि के ऊपर या भूमि के नीचे जो पाए जाने वाले तत्व और यौगिक हैं उनको क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। आगे बढ़े? किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक आ रहा है ना बात समझ में? तो चलिए, अब अयस्क क्या है? अब वो जो धरती के अंदर जो पाया गया वो खनिज था। अब उन खनिजों में जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है उसे निकालना लाभकारी होता है और उसे अयस्क कहते हैं। ठीक है। अब हर जगह तो एक ही तरह की चीजें नहीं पाई जाती। आप मिट्टी को खोदे हैं कभी तो कहीं पता लगाओ, कहीं सफेद रंग का मिट्टी निकलता, मतलब हल्का व्हाइट निकलता है, कहीं जो है काला टाइप का मिट्टी निकलता है, मतलब अलग अलग प्रकार की मिट्टी की परतें निकलती है। देखे ना आप उसको। तो उसी तरीके से जब खनिजों को खोदा जाता है और उसमें से ऐसी चीजें निकाली जाती हैं जिसमें लोहे की मात्रा ज्यादा हो या तांबे की मात्रा ज्यादा हो या कोयले की मात्रा ज्यादा हो या अन्य चीजों की मात्रा ज्यादा हो, तो उसे क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है।
ठीक है। जैसे कि हम लोग बालू बालू निकलता है ना, मतलब घर उर बनवाने के लिए, तो कहीं ऐसा जगह मतलब जगह होता है जहाँ से अच्छा बालू निकलता है, तो लोग कहता है कि यहाँ इस जगह का जो है बालू बहुत अच्छा है, इस जगह का बालू मत लाना, वहाँ का अच्छा नहीं है, क्योंकि वो अच्छा बालू वहाँ से निकल रहा है, क्योंकि वो मोटा है, उसमें कंकड़ है वगैरह 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 वगैरह, अच्छी क्वालिटी की अलग अलग पहचान है। तो उसी प्रकार जो अयस्क होते हैं, उन अयस्कों में भी जिसमें ज्यादा धातु की मात्रा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। मतलब वो ऐसा मतलब खनिज जिसमें धातु की मात्रा ज्यादा हो, क्या कहलाती है? अयस्क कहलाती है। ठीक है ना। अब अयस्क की जो है धातु कर्म अब यहाँ पे दे रहा, सक्रियता श्रेणी में संबंधित धातु कर्म वही चीज है जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है, वह स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते हैं, उसको विद्युत अपघटन विधि द्वारा अलग किया जाता है। मतलब सीधा आप ये नहीं प्राप्त कर सकते हो, सीधा आप सोडियम नहीं प्राप्त कर सकते हो, सीधा आप कैल्शियम नहीं प्राप्त कर सकते हो, इसको किसी किसी प्रक्रिया के माध्यम से तुम उसे प्राप्त करोगे, विद्युत अपघटन विधि द्वारा प्राप्त करोगे। विद्युत अपघटन विधि का मतलब हुआ कि विद्युत धारा को प्रभावित करके किसी चीज को तोड़ना और वह तोड़ करके दो खंडों में बांट देना। विद्युत में बहुत ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है, मालूम है ना आप लोग को। उसी शक्ति के कारण जो बड़े बड़े मशीन चल रहे हैं, उसी शक्ति के कारण जो पंखा वगैरह ये सभी चीजें चल रही हैं, विद्युत में जो ताकत है उसी के आधार पर। तो मान लीजिए कोई ऐसा चीज है जिसमें की हो, मतलब पोटेशियम हो, तो उसमें अगर विद्युत का तार के माध्यम से जो कार्य कीजिएगा, विद्युत अपघटन विधि कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक जार हो, यहाँ तक, यहाँ समझ गया, इसमें इसमें NaCl का एक क्या रखा गया हो कि द्रव रूप रखा गया हो सपोज, अब इसमें दो रड डाल दिया गया हो, जैसे कि आप दो तार लगाते हो बिजली में तो बल्ब जल जाता है, ठीक है, दो रड डाल दिया गया हो, एक ऊपर जो है प्लस का तार लगा दिए हो और एक ऊपर माइनस का तार लगा दिए हो, और जब स्विच दबा दिए हो तो ये लगेगा खोलने, अब खोल करके अलग अलग हो जाएगा, सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो इसी विधि को क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटन विधि कहते हैं। तो इन विधियों के माध्यम से पोटेशियम को, सोडियम को और कैल्शियम को और मैग्नीशियम को और एल्यूमिनियम को क्या किया जाता है? अलग किया जा सकता है। अब मध्य अभिक्रियाशील वाले हैं Zn, Fe, Pb, Cu, Hg, इसके सल्फाइड ऑक्साइड कार्बोनेट अयस्क के रूप में कार्बन द्वारा अपचयन करके इसको प्राप्त किया जाता है। अयस्क के रूप में होता है, मतलब एक ऐसा अयस्क होता है जिसमें ये सभी चीजें होती हैं, ठीक है ना। अब उसमें से जैसे कि मान लीजिए अगर Fe और सल्फाइड की बात की जाए तो FeS2 होता है, इसमें किसी माध्यम से जो है S2 को अलग कर लिया जाता है, शुद्ध लोहा प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से लोहे को प्राप्त किया जाता है। और Ag और Au स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, क्योंकि ये बहुत कम अभिक्रियाशील है। यह स्वतंत्र रूप में जहाँ होगा, सोना जहाँ होगा जैसा होगा वैसे होगा, ज्यादा ही मैला नहीं होता, ज्यादा ही खराब नहीं होता। तो इसमें ज्यादा जो है क्या होती है कि ज्यादा जो है अशुद्धियां नहीं होती हैं। इसको अब ला करके तब लोग इसमें अशुद्धियां मिला देता है, लेकिन जहां से निकलता है सोना, सोने की खान जहाँ है, जहाँ से निकलता है वहां सोना एकदम 24 कैरेट जो है शुद्ध ही निकलता है। उसके बाद लोग इसको अपने हिसाब से उसमें मिलावट पलट करके जो है अपना गहना वगैरह का जिसके रेट के हिसाब से तो सेट करता है। समझ गए? अब धातुओं की निष्कर्षण कैसे होती है? निष्कर्षण का मतलब जानते हैं क्या हुआ? मतलब जो आपको अयस्क धातु, जो अयस्क, जैसे सबसे पहले तो आपको पृथ्वी में क्या मिला? खनिज। समझ लेते हैं पहले इसको। पृथ्वी में क्या मिला? खनिज। और खनिज से क्या मिला? धातु। अधातु नहीं मिला, धातु की बात नहीं हो रही है। अब इस धातु, डायरेक्ट धातु थोड़े मिल गया, सॉरी खनिज के बाद अयस्क मिला, अब अयस्क से वह धातु मिला, तो डायरेक्ट धातु थोड़े ना मिल जाएगा। अभी अयस्क से धातु बनाने की जो विधि होती है उसे हम कहते हैं धातु निष्कर्षण विधि। क्या कहते हैं? धातु निष्कर्षण। अब अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, सुन रहे हैं? देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है ना सब? तो धातु निष्कर्षण विधि उसको बोलते हैं। अयस्क से धातु प्राप्त करना है, लिखा भी है। अयस्क से धातु प्राप्त करने की जो विधि होती है उसको क्या बोलते हैं? धातु निष्कर्षण विधि। सबसे चरण फर्स्ट में क्या होता है कि अयस्कों का समृद्धिकरण, मतलब देखा जाता है कि अयस्क में धातु की मात्रा कितनी है, उसकी समृद्धिकरण को किया जाता है। फिर धातुओं का निष्कर्षण, फिर धातुओं को जो क्या किया जाता है कि उसको धो दिया जाता है। मान लीजिए आप समझिए ना, मतलब आसानी से, मतलब पृथ्वी को आप खोद रहे हैं, उसमें खनिज मिला, आपने शोध किया तो पता लगा कि इसमें लोहा है, तो
तो अब आप देखने लगे कि अब किस जगह पे ज्यादा अच्छा वाला लोहा है। अब खुदवाने लगे कि हाँ कहाँ कहाँ है, कहीं इससे अच्छा वाला लोहा इधर बगल में मिल जाए, तो अब खुदवाए तो पता लगा कि यहाँ पे अच्छा अयस्क है, अच्छा वाला लोहा है। अब जब आप उसको क्या किए कि निष्कर्षित, उसका समृद्धिकरण उसका हो गया, अब उसका निष्कर्षण किया मतलब पानी उनी से धोए हुए या साफ सुथरा किए, और तब साफ मतलब मिट्टी सहित तो निकलेगा ना। साफ करने के बाद तब उसको परिष्करण करेंगे, ठीक है। परिष्करण का मतलब उसको शुद्ध करेंगे, अब मशीनों में डाल के करेंगे, जैसे जैसे अलग अलग, जैसे कि लोहा को शुद्ध करने का अलग तरीका होता है, तांबे को शुद्ध करने का अलग तरिका सब होता है, सब इसमें लोग पढ़ेंगे। तो उसके बाद उसका परिष्करण होगा, तब उसके बाद आपको शुद्ध लोहा या शुद्ध सोना या शुद्ध एल्यूमिनियम या शुद्ध तांबा आपको प्राप्त होगा। समझ बातों को। तो अब एस्क से आपको एस्क का सांद्रण हुआ, तो सांद्रण करने की विधियां हो गई कि उच्च जो क्रियाशील है, उच्च क्रियाशील जो धातुएं हैं उसको क्या है कि गला करके, विद्युत द्वारा गला करके तो उसकी प्रक्रिया की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, उच्च क्रियाशील धातु जो है वो गलित धातु को विद्युत द्वारा वर्णन करके शुद्ध प्राप्त किया जा रहा है। किसको किसको? उच्च वाले में कौन था? के था, मतलब पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम होगा, जो कि जो भी है, तो उसके हिसाब से गलित धातु को विद्युत अपघटन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन जो मध्यम थे, जैसे कि सल्फाइड हो गया, जैसे HgS हो गया, इसमें पारा है और सल्फाइड है, तो इसको अब क्या है कि इसको जो है मशीनों में डाल करके तब इसका परिष्करण किया जाएगा, जिससे कि पारा अलग हो जाएगा और सल्फाइड अलग हो जाएगा। फिर जेडेन हो गया, जिंक सल्फाइड हो गया, कार्बोनेट है JnCO3 हो गया, इसमें से जेडेन को अलग निकालना है और CO3 को अलग निकालना है, इसको अलग अलग विधि द्वारा अलग किया जाता है। इसको दिक्कत? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। वही निम्न क्रियाशील जो है उन सल्फाइड के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। सीने बार हो गया, मतलब उसके बाद सीने बार वायु के माध्यम से, भर्जन के माध्यम से, जो सीना बार नामक एक मतलब तत्व है जिसको वायु में भर्जन के माध्यम से और सीमित वायु में निस्थापन किया जाता है। मतलब कम वायु में जब सुगर्म किया जाएगा तो निस्थापन होगा, तब धातु के ऑक्साइड बनेंगे, तो धातु का अपचयन होगा, तब धातु का सुगर्म होगा। इस तरीके से इस चरणों के माध्यम से क्या होता है कि धातु का निष्कर्षण होता है। किसी भी प्रकार के धातु का भर्जन किया जाता है, ठीक है। भर्जन का मतलब हो गया कि ऑक्सीजन, कभी ऑक्सीजन ज्यादा दे करके उसको गलाया जाता है, कभी ऑक्सीजन कम दे करके। तो जब ऑक्सीजन कम दिया जाता है तो निस्थापन कहलाता है, और जब ज्यादा वायु दे करके जब उसको जलाया जाता है तो उसको भर्जन बोलते हैं। हालांकि सारा पॉइंट आपको किताबों में भी है और इसकी कुछ परिभाषाएं भी नीचे शायद बनी है। गैंग देखिए इसमें आ गया, गैंग जो सबसे, अब देखिए गैंग क्या होता है, जो पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी और जैसी अन्य अशुद्धियां पाई जाती हैं। सीधा लोहा थोड़ा ना मिलता है, लोहे के साथ रेत भी रहती है, मिट्टी भी रहती है, उन अशुद्धियों को क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। उसको धो करके या किसी भी तरीके से उसको बाहर निकाला जाता है। अब भर्जन क्या कहलाता है? सल्फाइड को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर सल्फर क्या है कि वह ऑक्साइड में बदल जाता है। जैसे कि जो सल्फाइड था, यहाँ पे जो सल्फाइड था वायु के हिसाब से जब गर्म कीजिएगा तो ऑक्साइड बन जाएगा। ऑक्साइड जब बन जाएगा तो उसका अपचयन होगा, अपचयन होगा तो ऑक्सीजन का हाथ से हो जाएगा, पढ़े ना अपचयन क्रिया। ऑक्सीजन का हाथ से हो जाएगा मतलब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और तो प्योर क्या बच जाएगा? धातु बच जाएगा, ठीक है। चलिए भर्जन आप समझ लिए। उदाहरण के रूप में जे यहाँ पे उदाहरण के रूप में आप देख लीजिए एग्जाम्पल जो है 2ZnS, जिंक सल्फेट, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म किया गया तो जिंक ऑक्साइड बच गया और SO2 अलग हो गया। अब जो जिंक सल्फेट सीना बार में भी वही हुआ, 2HgS, इसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करोगे तो मतलब क्या होगा कि HgO बन जाएगा और SO2 अलग हो जाएगा। किसी को दिक्कत? फिर निस्तापन में वही है कि कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में उपस्थित गर्म किया जाता है, कम हवा नहीं दिया जाता है, उसको बिना हवा का गर्म किया जाता है तो टूट जाएगा, विघटन अभिक्रिया हो गया, अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाएगा इसको, ठीक है। तो ZnCO3 ZnO अलग हो जाएगा, CO2 अलग हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं। अपचयन, धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त किया जाता है। धातु, अब जो धातु ऑक्साइड बना उसमें अपचायक का प्रयोग करके उसको अपचयित कराया गया और वो उस CO के साथ मिलकर के जेडेन को अलग कर दिया, मतलब जेडेन आपको शुद्ध धातु आपको प्राप्त हो गया। ये जो प्रक्रिया आपने देखा, क्या देखा था? जेडेन एस जो है या क्या था? अयस्क था। क्या था? अयस्क था। अब इस अयस्क को क्या किया गया? ऑक्सीजन की उपस्थिति में
गर्म किया गया। जी तो गर्म करने के बाद आपको ZnO प्राप्त हो गया अलग, और SO प्राप्त हो गया अलग। अब ZnO को जो है C से अपचयित कराया गया, तो Zn अलग हो गया और CO अलग हो गया, तो Zn आपको शुद्ध लोहा शुद्ध जिंक आपको प्राप्त हो गया। किसी को तकलीफ आ रही बात समझ? ये सारी प्रक्रिया समझ आ रही है? जी तो इसी को हम क्या बोलेंगे, धातु अपकर्षण, धातु निष्कर्षण, धातु अपकर्षण वगैरह वगैरह जो विधि कहा जाएगा। ठीक है, कौन सा एक पेज है अभी? अभी जो 7वां नंबर है, एक दो और है, समाप्त किया जाए। कितना मिनट का मतलब हो रहा है वीडियो? अभी ज्यादा नहीं, ज्यादा लंबा नहीं ना हो रहा है? 25 अच्छा चलिए 15 मिनट और हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो है धातु का अपचयन हो गया, धातु प्राप्त आपको हो गया। अब धातु का परिष्करण, धातु से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटन विधि है। मतलब विद्युत अपघटन के माध्यम से ही धातुओं का क्या होता है, परिष्करण, मतलब सबसे उपयुक्त और सबसे अच्छी विधि माना जाता है। चलिए, तो यहाँ देखिए आ गया वही चीज जो हम यहाँ आपको बताए थे, यहाँ आ गया। जैसे कि यहाँ पे CuSO4 का विलयन है, ये जो हरा हरा रंग का आप देख रहे हैं, यह क्या है? CuSO4 है। Cu मतलब तांबा, कॉपर, SO4 मतलब सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट के विलयन में से जो है दो ले लिया, प्लस को एनोड बोलते हैं। जो हमने रड लगाया था, प्लस वाला रड क्या था? एनोड था। अब माइनस वाला रड क्या है? कैथोड है। यहाँ क्वेश्चन बन जाएगा कि वह कौन सा रड, मतलब एनोड किसको दिखाता है? प्लस को। कैथोड किसको दिखाता है? माइनस। समझ ना बात को ना? तब इसमें कर क्या, जब इसमें धारा जोड़िएगा तो ये अलग अलग हो जाएगा, टैंक के रूप में अलग अलग अपद्रव हो जाएगा। और जो जो एक जो Cu होगा, Cu यह कहाँ चला जाएगा? एनोड पर जाकर के मिल जाएगा। अशुद्ध लोहा जो होगा, मतलब जो तांबा होगा, उसमें जो अशुद्ध होगा वह एनोड पर चला जाएगा। अशुद्ध तांबा एनोड पर, अशुद्ध तांबा कैथोड पर। इससे तांबा क्या होगा आपको प्राप्त हो जाएगा। और विलयन जो CuSO4 में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सूक्ष्म मात्रा में मिलेगा। और H2SO4 जब जल में होगा तो H2SO4 अलग हो जाएगा, क्योंकि इसमें H की मात्रा एकदम बिल्कुल कम होगी और वो निकल जाएगा। मतलब वो आगे बढ़ेगा, सूक्ष्म मात्रा में होगा तनु सल्फ्यूरिक, और बच जाएगा Cu। तो जो शुद्ध चीज प्राप्त होगा क्या होगा? Cu होगा। अब विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तब एनोड से अशुद्ध धातु अपघट्य होकर के घुल जाते हैं, और उसके बाद उतनी मात्रा शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित होते हैं, और अविलीय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित होती हैं, जिससे कि एनोड पंख कहते हैं। मतलब जो पंख के रूप में नीचे जम जाता है, यहाँ पर दिख रहे हैं, और जो शुद्ध धातु होती है वो ऊपर चल जाता है। वो मतलब रड पर जमा हो जाता है, आता फिर उस रड को बाहर निकाल के और उसको चाकू से छील करके उसको अलग कर लिया जाता है। तो वो जो तांबा मतलब प्राप्त हुआ वो शुद्ध तांबा है। अब उस तांबे से, मतलब उस तांबा से जो है उस कॉपर से आप तार बनाइए या जो मर्जी सो बनाइए, वो कंपनी के माध्यम से बनती है, इसको दिक्कत। अब आता है संक्षारण। संक्षारण का मतलब हुआ कि जब धातुएं बनती हैं तो उनका क्षय भी होता है। ये तो शाश्वत है, जो भी चीजें इस धरती पे बनी हुई है उसका विनाश भी है, उसका क्षय भी है, वो बर्बाद भी होगी। तो जो धातुएं बनी हुई है उसका संक्षारण होता है। संक्षारण मतलब वो खराब होता है। तो खराब होने के लिए कैसी कैसी स्थिति में क्या क्या खराब होता है थोड़ा देखते हैं। ऐसे तो हम लोग थोड़ा बहुत जानते ही हैं कि लोहे को यदि मतलब हवा पानी में छोड़ दो तो जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगा वगैरह वगैरह। थोड़ा देखते हैं इसमें। धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता और वायु के संपर्क में आने पर क्या होती है? संक्षारित होती है, मतलब खराब होती है। कोई भी धातु हो, वह अगर वायु में, अम्ल में अगर आएगी, आर्द्रता में आएगी तो क्या होगी? खराब होगी। जैसे कि सिल्वर है, वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनता है, जिसके कारण वस्तु काली पड़ जाती है। ठीक है, जो क्या है कि जो सिल्वर धातु है, Ag है, जिससे चांदी से गहना वगैरह बनता है, यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन यह सल्फाइड से अभिक्रिया करके AgS बनाता है, जिसके कारण उसका रंग क्या पड़ जाता है? काला। कॉपर है, आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके हरे रंग का हो जाता है, हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। Cu जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है और क्या करेगा कि कार्बोनेट बना देगा। ठीक है, CO3 बना देगा। मतलब इसको जब क्या किया जाएगा, ऐसे ऐसे करके किया जाएगा, जब इसको सुन रहा है, मतलब इसको जब संतुलित किया जाएगा तो ये मामला आ जाएगा, CO3 बना जाएगा, जिससे कि वह उसका रंग क्या पड़ जाएगा? हरा रंग का हो जाएगा। कॉपर जो हरा रंग का हो जाता है, मतलब जो तांबे के बर्तन जो हरे रंग की उस पर फुफुदियाँ जम जाती है, आपने देखा होगा दैनिक जीवन में भी, अगर आपके घर पर वो बर्तन होगा तो। ठीक है, समझ आया बातों को। और लोहा जो है वह आर्द्रता में आकर के क्या हो जाएगा? उस पर पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे हम जंग लगना कहते हैं। पीले रंग की पदार्थ की परत चढ़ती है, मालूम है?
अब इसको कैसे अब सही किया जाता है, तो जो धातु है और संक्षारण कैसे किया जाता है, मतलब उन चीजों को कैसे बचाया जाए। ठीक है, तो लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए पेंट करना होता है, तेल लगा कर रखना होता है, ग्रीज लगाना मतलब ग्रीस लगाना होता है, ये सब लेपन करके मतलब उसको उस पर पेंट करके क्रोमियम के लेपन करके एनोडीकरण का मिश्र धातु बना करके इसको क्या कहता है कि लोहे को खराब होने से बचाया जाता है। जैसे कि लौह इस्पात बना हुआ है, उस पर यशत लेपन किया गया है। जो दिल्ली का लौह स्तंभ है, जो बहुत ऊंचा लोहे का एक खंबा है, जो इसको आपने देखा होगा, आपकी किताब में दिया होगा, तो वो जल्दी से खराब नहीं होता। जल्दी से क्या, अभी कई सालों से बना हुआ, 50 सालों से बना हुआ है, तो अभी तक वो खराब नहीं हुआ है, क्योंकि उसको जो है क्या करेंगे, क्या किया गया है कि उसको पेंट वगैरह करके उसको सुरक्षित कर दिया गया है। लोहे पर इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसे हम यशत लेपन कहते हैं। लोहा जल्दी से खराब ना हो, इसके लिए उस पर जस्ता का पेंट कर दिया जाता है, जिससे कि वो जल्दी से खराब नहीं होता है। जैसे कि तार है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप दैनिक जीवन में आप इस्तेमाल करते हैं उन सब चीजों। मिश्र धातु क्या है, तो दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में मिला देता है, उसमें अधातु को भी समांगी मिश्रण, मतलब जितनी जरूरत है उतना ही मिलाइए, ज्यादा और कम मिला दीजिएगा तो वह मिश्र धातु तैयार नहीं होगा। इसमें से खूब क्वेश्चन पूछता है, मतलब जैसे कि पूछ देगा कि कांसा किन किन धातुओं का क्या है, मिश्रण है। ऑप्शन दे देगा, तांबा लोहा, लोहा तांबा, जिंक लोहा, कॉपर टीन। अगर आपको मालूम हो तो कहिए कॉपर टीन मिलने से क्या बनता है, कांसा बनता है। कॉपर जिंक मिलने से क्या बनेगा, पीतल बनेगा। लेड और टिन को मिलकर क्या बनेगा, सोल्डर बनेगा, जिसके माध्यम से तार सोल्डिंग करता है लोग, मिस्त्री लोग। अम्लगम, मरकरी और अन्य तत्वों को मिलाने से क्या बनता है, अम्लगम बनता है। ठीक है, लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। अगर कार्बन से अगर लोहे की अगर अभिक्रिया हो जाए तो कठोर हो जाएगा और प्रबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया चैप्टर। अभी चैप्टर के बाद आप अपना किताब पढ़िए। आज धातु की मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समाप्त किया गया, और आप पढ़ करके इसकी लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। अगर नहीं बना तो फिर दोबारा आप हमसे संपर्क करिएगा, हम उसके क्वेश्चन आंसर को भी बना करके क्या करेंगे कि आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है, फिर हम लोग मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ।